हेलो एंड वेलकम टू मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जो कि है कूलम्स लॉ। हर स्टूडेंट का अगर 12th क्लास में वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक अगर कोई पूछे गए तो कूलम्स लॉ ही होता है। सबसे ज़्यादा याद रह जाने वाला अगर कोई टॉपिक होता है तो कूलम्स लॉ ही होता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल जो बनता है वो इसी कूलम्स लॉ पे है। अगर तुम बहुत ज़्यादा टॉपिक का मिक्सचर करना चाहते हो तो इसी टॉपिक के ऊपर मिक्सचर सबसे ज़्यादा करना पॉसिबल है। तो इतना इंटरेस्टिंग और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर, तो चलो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, अभी क्या बताने वाला तुम्हें कूलम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बोर्ड का पार्टीशन कर लेता हूं, फिर बात करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा एक और चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस में देखने चला तो मुझे r डिस्टेंस मिला, इस पे चार्ज मिला q1, इस पे चार्ज मिला q2। मुझे अगर जानना होगा कि इन दोनों के बीच में फोर्सेस कितना लग रहे हैं, क्योंकि या तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर एक दूसरे को रिपेल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज अवेलेबल है। उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये दोनों चार्ज होता है हमेशा एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स अगर हमें जानना है तो कैसे जान सकते हैं, ये कूलम्स लॉ के हेल्प से जान सकते हैं। कूलम्स लॉ ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between two charged particles is always directly proportional to product of charges and inversely proportional to a square of distance between them। जब भी तुम्हें मैग्नीट्यूड जाना हो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना लग रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो हमेशा फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। दोनों इक्वेशन को जैसे ही मैं कंबाइन करूँगा तो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सीन हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना चाहता था कि एक फॉर्मूला बन के आ जाए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जैसे ही मैं हटाने चला तो मेरे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। अब ये हो गया इंटू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब से ये फॉर्मूला के रूप में मैं जब भी चाहूँगा तो इस्तेमाल किया करूँगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालने के लिए। ये बन गया फॉर्मूला। अब मुझे जानना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है इसमें के क्या है। तो के जैसे ही मेरे से कोई पूछेगा तो के क्या होता है? के होता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हमने जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल किया वही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछेगा तो कितना होता है, लोग अक्सर यूज करते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर तुमसे को पूछेगा कि ये के का और भी कुछ बदला हुआ फॉर्म होता है क्या, ऑफ कोर्स होता है। के का कुछ लोग 1/4πε0 भी लिखते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है एक्चुअल में ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है जिस मीडियम में रखा जाएगा उस मीडियम पर डिपेंड करेगा अपना एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट अगर मीडियम पर डिपेंड करता है तो के का वैल्यू भी मीडियम पर डिपेंड करेगा। अब मीडियम पर इसी तरीके से डिपेंड करने की वजह से एप्सिलॉन नॉट अलग अलग में या फिर के का वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेरी करना स्टार्ट हो जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो मुझे मिल गया। अब मान लो मुझे जानना है क्या, कुछ मुझे जानना है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। तो ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले का कुछ लोग बदला हुआ फॉर्मेट में भी लिखते हैं। कैसे? F = ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड। ये देखो के का वैल्यू 1/4πε0 रख सकते हैं, तो इसे लोग रख देता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से भी कुछ लोग इस फॉर्मूले को लिखा करता है। और डायरेक्टली तुम चाहो तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 लेके चलो। बोर्ड में इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला है, डायरेक्ट तुम्हें ये वैल्यू पुट करवा दिया करेगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है। इसके अलावा कुछ को अगर पूछा है किसी दूसरे मीडियम में तो एक ही तरह का सवाल पूछता है जो मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा। अब जानते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया कि क्या होता है हमारा कूलम्स लॉ। अब हम लोग कूलम्स लॉ को ये से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना शुरू कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें जानना है इंपॉर्टेंट बातों में। एक और चीज़ पहले डिफाइन कर लेते हैं, है ना। एक दो और चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। क्या कुछ डिफाइन कर लेते हैं, इसी का इस्तेमाल करके ना कुछ लोग एक कूलम को भी डिफाइन करते हैं। एक कूलम को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो चार्ज के बारे में देखो, मैंने बात किया था पिछले वो ट्यूटोरियल में, लेक्चर नंबर 1 में
अगर वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर जाके सर्च करना है, ऊपर जाके सर्च करना है चार्ज बाय मार्वेलस एजुकेशन, वो वाला वीडियो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, एक कूलम को हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक कूलम का डिफिनेशन कुछ ऐसे कहा जाता है कि मान लो दो मैं चार्ज पार्टिकल ऐसे रखता हूँ, ये दोनों चार्ज पार्टिकल मुझे नहीं पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं मान लो 1 मीटर लेके चलता हूँ और दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दे 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से, ये भी इसे रिपेल करना शुरू कर दे 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से, तो ऐसे केस में इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो गारंटी है कि दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1 कूलम का ही चार्ज होगा। अब मैं इसे थोड़ा इंग्लिश में डिफाइन करके लिख देता हूँ। 1 कूलम is the charge which experience a force of 9 × 10⁹ Newton when kept at a distance of 1 meter from identical charged particle। अपने जैसा ही एक दूसरा 1 कूलम का चार्ज बगल में अगर रख दिया जाए तो ऐसा ही आइडेंटिकल चार्ज से अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दें और उस पर फोर्स 9 × 10⁹ के बराबर लगने लगे तो समझ लो वो 1 कूलम का चार्ज ही दोनों के ऊपर है, ये फिक्स है। ऐसा करके तुम चाहो तो 1 कूलम को डिफाइन भी कर सकते हो। तो ये 1 कूलम का डिफिनेशन अक्सर बोर्ड में पूछ लिया करता है। अब हम लोग थोड़ा और भी जानते हैं कुछ बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं अब आ जाता हूँ। अब इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कुछ ध्यान में रखना है कि कूलम्स लॉ जो होता है फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक चार्ज पार्टिकल Q1 रख देता हूँ, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल Q2 रख देता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 रख देता हूँ, दोनों के बीच का कुछ एक डिस्टेंस मैं रख दिया हूँ, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये फर्स्ट पार्टिकल कहता है, फर्स्ट चार्ज जो है वो सेकंड चार्ज को कहता है कि ये Q2 तुम्हारे ऊपर कौन सा चार्ज, बोला प्लस चार्ज, तुम्हारे ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, अगर इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, तो ये कहता है कि हम दोनों सेम चार्ज हैं। मैं क्या करूँगा, तुम्हें रिपेल करूँगा, तो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने के लिए F लगाया। अगर मान लो ये 1 नंबर चार्ज है, ये 2 नंबर चार्ज है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 1 नंबर चार्ज 2 नंबर चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स लग गया, ये फोर्स लगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वैसे ही सेकेंड वाला, जैसे ही ये फर्स्ट वाला सेकेंड के ऊपर फोर्स लगाएगा तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा दे तो सेम चार्ज, सेम अमाउंट का फोर्स सेकेंड वाला फर्स्ट वाले पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स के रूप में देगा। तो इसने जैसे इतना लगाया तो ये सेम अमाउंट का फोर्स इसने, ये सेकेंड वाले ने फर्स्ट वाले पर ट्रांसफ़र किया। कैसे, तो फोर्स 1 पर लगा ड्यू टू 2 नंबर फर्स्ट नंबर पे फोर्स लगा दिया, कितने से, सेम अमाउंट से। इसका मतलब ये है अगर कोई बोले कि F ऑन 1 ड्यू टू 2, ये क्या बराबर होगा, किसके बराबर होगा, F ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि ये दोनों कैसा पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है ऐसा। और साथ ही में डायरेक्शन कैसा होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, जो कि हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ में हुआ करता था। ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी ये हमारा कूलम्स फोर्स लगता है तो कूलम्स फोर्स जो है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जितना फर्स्ट वाला सेकंड पे लगाएगा उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाता है, यानी कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ पूरी तरह से फॉलो करता है। तो न्यूटन्स लॉ, ये हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड इतनी सारी बातें हम लोग बात कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा स्क्रीन के साइड में हूँ, फटाफट तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर अपने कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, 3 2 1 गो। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 2 देखो, थोड़ा मैं पार्टीशन कर लेता हूँ पहले, ये रहा पार्टीशन। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या ध्यान में रखना है, मान लो कि अगर चार्ज पार्टिकल हमें जो दिया गया है वो चार्ज पार्टिकल जो है वो एयर के अंदर है। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल्स को एयर में मैं रखता हूँ ऐसा, या फिर इसको वैक्यूम भी बोल सकते हो,
एयर में रखो या वैक्यूम में, जहाँ पर मतलब एयर वगैरह सब कुछ एब्सेंट हो। तो यहाँ पे मान लो मैं चार्ज रखा Q1, यहाँ पे चार्ज रखा Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मेंटेन किया R डिस्टेंस। अगर मैं R डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, F इजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R², जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ। K का वैल्यू मैं किससे रिप्लेस करता था, K का वैल्यू हम रिप्लेस करते थे F इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अच्छा, ये क्या होता था इसमें, एप्सिलॉन नॉट क्या होता था पहले, ये होता था परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, ये होता था परमिटिविटी। अच्छा देखो ना, अगर मान लो इसी सेटअप को मैं किसी दूसरे मीडियम में रख दूं, किसके अंदर रख सकते हैं, तो ये तो हो गया तब के लिए फॉर्मूला जब आपको एयर में रखा हो, तब किसी दूसरे मीडियम में रखा गया तब आपको रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, देखो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं जैसे मान लो किसी भी एक मीडियम के अंदर रखा गया, जिस इन चार्जेस को मान लो एयर के अंदर से हटा के, या फिर कह सकते हैं कि वैक्यूम के अंदर से हटा के इसको हम लोग ऑयल में डाल दिए, या फिर टार्पिन के अंदर डाल दिए, या फिर किसी भी दूसरे चीज़ के मीडियम के अंदर डालें, तो मान लो उसका हम लोग कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ वो मीडियम जिसके अंदर रखा गया है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, मान लो किसी भी मीडियम को तुमसे परमिटिविटी पूछ दे, फिर कैसे बताओगे, इस एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। कुछ लोग रिलेटिव परमिटिविटी को ना ऐसा भी लिखा करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहीं इसी को लोग इस तरीके से भी, मतलब इसका रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है बस, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का, मतलब किसी भी अंदर मीडियम के अंदर अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग मीडियम का ये परमिटिविटी लेके चलेंगे, ना कि आप एयर का लेके चलेंगे। जैसे मान लो हम किसी मीडियम के अंदर रखे हैं तो फॉर्मूला मुझे क्या कुछ यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4πε0 नॉट नहीं एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी को मैं अगर इस मीडियम का परमिटिविटी हटाकर चाहूँ तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट R या फिर एप्सिलॉन नॉट K रख सकते हैं, तो मैं एप्सिलॉन नॉट R ही लेकर चल रहा हूँ। तो ये रख सकते हैं 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन नॉट R, ये मीडियम वाले को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट R से मैं रिप्लेस कर दिया, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब इस वाले को मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हाँ इसे बस इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे छोड़ दो। यहाँ कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो, देखो ये यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हटा दूँ मैं तो ऐसा कुछ रख सकते हैं क्या, 1 रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, एयर के अंदर का नहीं हो गया, तो यहाँ एयर वाले से फर्स्ट इक्वेशन वाले से इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि F इन एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट R इसके बराबर हो गया। यानी कि कहीं पे भी अगर मुझे किसी भी मीडियम का जानना हो कि परमिटिविटी कितना है, तो मीडियम का परमिटिविटी किसके बराबर हो जाएगा, मीडियम के अंदर अगर फोर्स मुझे जानना हो तो उसका एयर के अंदर फोर्स निकाल दो और उसका रिलेटिव परमिटिविटी निकाल जो दिया हुआ हो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ हो किसके अंदर का, उस मीडियम का, उससे डिवाइड कर दो बस। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, मान लो दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो दिया हुआ है, ER का वैल्यू जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5, और एयर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में मान लो कि ये दिया हुआ है 10 न्यूटन लेकर चलते हैं। तो ऐसे केस में ये बोल रहा है कि अगर जिस मीडियम का ये परमिटिविटी दिया हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी, उसके अंदर अगर उस चार्ज पार्टिकल को डाल देते हैं तो क्या कुछ आके आएगा फोर्स, तो फोर्स इन डैट मीडियम इज इक्वल्स टू, मान लो ऑयल के अंदर डाल दिया गया, ये ऑयल का दिया हुआ रिलेटिव परमिटिविटी, तो फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू क्या कुछ हो जाएगा। तो देखो किसी भी मीडियम के अंदर फोर्स निकालना होगा तो फोर्स अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं, तो फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई ये रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स इन एयर कितना है 10 न्यूटन, रिलेटिव परमिटिविटी 5 दिया हुआ है, तो फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑयल के अंदर कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और हो जाएगा 2 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से चाहो तो आप किसी भी मीडियम के अंदर फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ जानना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3rd नंबर पॉइंट जान लेते हैं। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल तो होता है
क्लास टीचर भी तो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते किसको हैं? मान लो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल दे दिया, मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्यारा सा Q1, यहाँ पे तुम रहो छोटा Q1। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालूँ, कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालना शुरू करूँ। तो मुझे कैसे निकलेगा? तो साफ साफ मुझे पता है कि ये इसे अपनी तरफ K Q1 Q2 अपॉन में R² से एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा। फिर मैं बोला कि एक और चार्ज मैं लेकर आ जाता हूँ Q2। क्या इस चार्ज के आने की वजह से इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बदलेगा? नहीं बदलता है। यही इसमें खास बात है एक नया, कि जब भी तुम एक नया चार्ज पार्टिकल लेकर आते हो तो ऐसा नहीं होता है कि इसका प्यार जो है इस चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। ये जितना F लग रहा है अभी भी K Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर ही लगेगा। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो ये R1 मान लो है, ये R2 डिस्टेंस है, तो इसमें भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा और ये पहला वाला फोर्स बिल्कुल बदलेगा नहीं। मान लो ये F1 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं, मान लो एक और चार्ज पार्टिकल दिया हुआ Q3, तो ये R3 डिस्टेंस पे अगर मान लिया, इसको मैं रख दिया। अब तुमसे ये बोलेगा कि ठीक है कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, ये तो मुझे समझ आ गया कि F1 पहले से अगर लग रहा था, बाद में Q2 आएगा तो F2 लगना शुरू होगा अलग से, लेकिन F1 कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो उतना का उतना ही लगता रहेगा। अगर Q3 भी लेकर आएंगे ना तो F2 जितना था उतना ही रहेगा, F1 भी जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन एक एडिशनल अब इस Q1 के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो कि F3 के बराबर। अगर तुमसे बोलेगा कि टोटल इस Q1 पे फोर्स कितना लग रहा है, तो F नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये तीनों का वेक्टर सम, F1 का वेक्टर, F2 का वेक्टर और F3 का वेक्टर सम। इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जब प्रैक्टिस वाला सेशन अगला आएगा, तो इससे नेक्स्ट वाला सेशन में मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ये वो थे 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी तुम्हें डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 3 2 1 गो। लास्ट और 4th नंबर जो पॉइंट मैं लेकर आया हूं वो एक्चुअल में एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो पूछा जा चुका है। देखो 4th नंबर पॉइंट क्या तुम्हें ध्यान में रखना है? 4th नंबर पॉइंट ध्यान में रखना है 4th नंबर पॉइंट तुम्हें ध्यान में ये रखना है कि सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। क्या क्या सिमिलरिटी होता है? सबसे पहली बात देखो, अगर तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं थोड़ा याद दिलवाता हूँ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स तुमसे पूछ दे कि Fg का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसका होता है कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई R²। ये कब लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स? जब दो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा जाए जिसके पास कुछ ना कुछ मासेज हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो। तो देखो ना, इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा कि ये जो चार्ज पार्टिकल वाला था उस वाले में अगर मान लो इसी में चार्ज पार्टिकल Q1 इसके पास Q2 रहता तो फोर्स बराबर क्या हो जाता है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। इसमें ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो होता है दोनों फॉलो करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम जो होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए। तो दोनों का दोनों सबसे पहली बात सिमिलरिटी यही मिला कि बोथ फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये देखो मैंने समझाने के लिए ये चीज़ें लिखा है, तुम्हें डायरेक्ट ये पॉइंट हिट कर देना है कि जब सिमिलरिटी दोनों के बीच में पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, तो डायरेक्ट लिखोगे कि बोथ ऑफ देम फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और डायरेक्ट लिख दोगे ये वाला। उसके बाद से दूसरा जो है वो कि दोनों चाहोगे तो बोथ ऑफ देम कैन बी अप्लाइड इन वैक्यूम। मतलब अगर मान लो दोनों को मैं वैक्यूम में भी रख दूं तब भी ये दोनों फोर्स लगता ही रहेगा। तीसरा, दोनों जो है वो सेंट्रल फोर्स है। जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला को देखोगे ऑब्जेक्ट को, तो चाहे वो ग्रेविटेशनल हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों के सेंटर्स के बीच में ही हमेशा लगता है, इसलिए दोनों कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्सेस है। अब कभी कभी लोग ये भी पूछा करता सिमिलरिटी नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस भी। तो डिफरेंस क्या क्या कुछ कर सकते हो? मान लो मैं इधर साइड लिखता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का,
इधर साइड लिखता हूँ ग्रेविटेशनल का, ठीक है। देखो सबसे पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कि ये जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर एयर के अंदर देखोगे तो अलग आएगा, वाटर के अंदर देखोगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग आएगा, और ऑयल के अंदर देखोगे अलग आएगा, वैक्यूम के अंदर देखोगे अलग आएगा। लेकिन कहीं पे भी जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेना, हमेशा दो पार्टिकल मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सेम ही आएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये होता है मीडियम इंडिपेंडेंट, मतलब मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, कभी कभी लोग इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी ही नहीं डिफरेंस भी पूछ दिया करता है। तो डिफरेंस देखो कैसा कैसा लिखोगे। डिफरेंसेस क्या क्या डिफरेंस, तो इधर साइड में लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर लिख देता हूं ग्रेविटेशनल। सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये जो होता है वीक फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स भी इसको कह सकते हो। दूसरी बात, ये तो पहला बात हो गया। दूसरी बात, कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब सेम चार्जेस को रख दो, प्लस प्लस को, दोनों के बीच में रिपल्सन होने लगेगा, प्लस को माइनस के साथ रख दो, दोनों में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों तरह का फोर्स तुम चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगा सकते हो। लेकिन यहीं अगर देखने चलोगे ग्रेविटेशनल में, तो ग्रेविटेशनल में तुम्हें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा अट्रैक्टिव ही लगता है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ऐसा। तीसरी बात, मैं थोड़ा नीचे की तरफ स्पेस बना लूँ। ये डिपेंड करता है मीडियम पे, जबकि ये डिपेंड मीडियम पे नहीं करता है। तो ये हो गया दोनों का बीच का डिफरेंस। 3 से ज़्यादा डिफरेंस तुमसे नहीं पूछेगा, 3 मार्क्स से पूछेगा, 3 डिफरेंस लिख देना सफिशिएंट है। तो मीडियम पे डिपेंड कैसे करेगा, तो अगर तुम एयर के अंदर निकालोगे तो अलग आएगा, अगर वाटर के अंदर निकालोगे अलग आएगा, ऑयल के अंदर निकालोगे अलग आएगा। लेकिन अगर तुम ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे, एयर के अंदर भी उतना ही आएगा, वाटर के अंदर उतना ही आएगा, वैक्यूम के अंदर उतना ही आएगा, ऑयल के अंदर इतना ही आएगा। ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें जी का वैल्यू क्या होता है। ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें के जो होता है ना वो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन जी कैसा होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसको कहीं पे भी ले जाकर चेक करो, जी का वैल्यू सेम ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन के का वैल्यू हमेशा सेम नहीं मिलेगा, वो हमेशा बदलता रहता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये तो था कूलम्स लॉ के ऊपर कंप्लीट थ्योरेटिकल वीडियो, जिसमें मैंने पूरे थियरीज तुम्हें इसमें कूलम्स लॉ से रिलेटेड तुम्हें बता दिया। इससे ज़्यादा बोर्ड लेवल पे तो नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखेंगे कि किस किस तरह का सवाल तुमसे पूछा जाता है। मिलेंगे हम लोग वीडियो नंबर ट्यूटोरियल नंबर 3 में, जिसमें बहुत सारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें करके दिखाऊंगा, चाहे वो थियरीज वाले क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हो। दोनों को मैं एक एक करके 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करके दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रख देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।